मित- मित्रों नमस्कार। अ, मैं तेजेंद्र शर्मा लंदन से आज एक बार फिर जन सुलभ पुस्तकालय के मंच पर आपके साथ हूँ। दरअसल अभी कार्यक्रम शुरू होने में 4-5 मिनट बाकी हैं, तो मैंने सोचा कि टेस्ट करने के लिए ज़रा पहले शुरू कर लिया जाए, ताकि आप लोग भी अपने आप को सेट कर लें, एडजस्ट कर लें, और मैं भी यहाँ अपने आप को सेट कर लूँ। बहुत अच्छा लगता है जब जन सुलभ पुस्तकालय के माध्यम से और अपने छोटे भाई अर्पण कुमार के कहने पर उनके पेज से जब अपना कहानी पाठ करता हूँ, तो कुछ अपने और कुछ उनके मित्र सुनने के लिए ज़रूर हाजिर हो जाते हैं। कुछ अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं भी मिलती हैं। तो दरअसल आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सबके साथ एक खबर साझा करनी है। कल 20 तारीख को सुबह किंगस्टन अस्पताल में ब्रिटेन के वरिष्ठतम साहित्यकारों में से एक और हिंदी और उर्दू गीत और गज़ल के सबसे प्रमुख हस्ताक्षर सोहन राही जी का निधन हो गया। वो पिछले 5 वर्ष से काफी बीमार चल रहे थे। कल जब समाचार मिला तो जाहिर है कि एक बहुत बड़े नुकसान की सी अनुभूति हुई। हम सब ने उनसे बहुत कुछ सीखा। शायद ही कोई ऐसा गजलकार होगा या गीतकार होगा जिसने उनसे कभी ना कभी कोई ना कोई मार्गदर्शन न लिया हो। दरअसल सोहन राही जी का जन्म 21 जून 1936 को हुआ था, और लगभग 86 वर्ष की उम्र में वो 20 जनवरी कल 2022 को हमें छोड़कर और विष्णुधाम की ओर यात्रा के लिए निकल पड़े। इतनी यादें जुड़ी हैं सोहन राही जी के साथ। मैं उन्हें देखकर सोचा करता था कि अगर कोई शायर कहलाने का हकदार है तो उसका व्यक्तित्व सोहन राही जैसा फक्कड़ होना चाहिए। वो बिल्कुल लापरवाह रहते थे हर चीज के बारे में, केवल हर वक्त शायरी के बारे में सोचते थे। हमने कथा यूके के माध्यम से हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्हें पद्मानंद साहित्य सम्मान से सम्मानित किया था। मुझे याद है आज से कोई 6-7 साल पहले वो मुझे ये पुस्तक देने के लिए आए थे। ये मेरे हिसाब से उनकी अंतिम पुस्तक है। इसका नाम है पत्तियां, और ये सोहन राही जी हैं जो इसके कवर पेज पे है, इनसाइड कवर। तो ये बताइएगा कि मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूं ना, क्योंकि अगर जी मैं आपके कमेंट से पता चल गया कि मैं दिखाई दे रहा हूं। तो ये जो उनकी पुस्तक है, इसकी खासियत ये है
मैंने आपसे कहा कि वो हम सब की बहुत मदद करते थे। वो मदद करते करते इस हद तक चले जाते थे कि इस पुस्तक में 76 गीत और गजलें तो उनकी हैं, मगर 25 गीत और गजलें ब्रिटेन की एक और गीतकार और गजलकार है, नीलम जोगन। तो एक ही पुस्तक में उन दोनों की रचनाएं शामिल है। और इस पुस्तक का जो बैक फ्लैप है, ये डॉक्टर पद्मेश गुप्त ने लिखा है। और पद्मेश उनके लिए कहते हैं, वास्तव में सोहन राही के एक एक लफ्ज में हम सबका दर्द है और इंसानियत के जज्बात हैं, जिससे अक्सर ऐसा लगता है कि राही हमारे दिल की जुबान है। राही जी हमारे दिल की जुबान है, ये तो मैं पहले ही कह रहा था। मगर जो उनके व्यक्तित्व के बारे में मैंने कहा कि वो लापरवाह और फक्कड़ थे, ब्रिटेन में हिंदी अधिकारी हुआ करते थे अनिल शर्मा जोशी, जो आजकल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने उस समय कहा था कि सोहन राही ब्रिटेन के गीत और गजल साहित्य के कबीर हैं, सोच में भी, शब्दों में भी और व्यक्तित्व में भी। तो मित्रों, आज का ये जो मेरा कहानी पाठ है, ये आदरणीय सोहन राही जी को समर्पित है। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, उनके साथ बहुत सी यादें जुड़ी हैं। उन्हें नॉटिंघम में जयवर्मा जी की संस्था काव्य रंग ने भी सम्मानित किया था। वो यूके हिंदी समिति के भी बहुत प्रिय शायर थे। वातायन, यानी कि जितनी संस्थाएं हैं, गीतांजलि, हर संस्था के साथ उनका जुड़ाव था और हर संस्था के मुखिया, सदस्य सब सोहन राही जी को बहुत प्यार करते थे। तो मैं सोहन राही जी के एक गीत का एक मुखड़ा और एक गजल, जो उनके ट्रेडमार्क दो एक गीत और गजल हैं, उनको सुनाने के बाद अपनी कहानी के बारे में बातचीत करूंगा। तो गीत उनका जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, कोयल कूक पपीहा वाणी, ना पीपल की छांव, 7 समंदर पार बसाया हमने अपना गांव। ये शायद हर प्रवासी की दास्तां है कि जो लंदन, अमेरिका, यूरोप, कनाडा कहीं भी जाके बसता है, वह ना तो पपीहा होता है, उसकी कूक होती है, ना पीपल की छांव होती है, ना चौपाल होती है। और 7 समुंदर पार जाके हम एक ऐसा गांव बसाते हैं जो हमारे अपने गांव से, भारत के गांव से बहुत अलग होता है। इसी तरह प्रवासियों के लिए उनका एक बहुत खूबसूरत और नगमा है कि गजल है, समुंदर पार करके अब परिंदे घर नहीं आते, समुंदर पार करके अब परिंदे घर नहीं आते, अगर वापस भी आते हैं तो लेकर पर नहीं आते। यानी कि उनके पंख कट जाते हैं, वो वापस अपनी धरती की ओर उड़ान नहीं भर पाते। मेरी आंखों की दोनों खिड़कियां खामोश रहती हैं, मेरी आंखों की दोनों खिड़कियां खामोश रहती हैं कि अब उनसे सुखन करने मेरे मंजर नहीं आते। सुनहरी धूप की चादर वो पूरे चांद की रातें, सुनहरी धूप की चादर वो पूरे चांद की रातें, हम उनमें कैद रहते हैं, कभी बाहर नहीं आते। मेरे आंगन की छतरी के कबूतर खूब हैं लेकिन, मेरे आंगन की छतरी के कबूतर खूब हैं लेकिन, चले जाते हैं वापस तो कभी मुड़कर नहीं आते। तुम्हारे शहर के मौसम हमारे शहर से राही, तुम्हारे शहर के मौसम हमारे शहर में राही, सुनहरी धूप की लेकर कभी चादर नहीं आते। तो आज सोहन राही जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
आज के कहानी पाठ के बारे में चर्चा करूंगा। मित्रों, ये जो श्रृंखला है ये शीर्षक कहानियों की श्रृंखला है। मैं इसमें अपने हर कहानी संग्रह की शीर्षक कहानी पढ़ रहा हूं। ये कहानी संग्रह सपने मरते नहीं 2015 में सामयिक प्रकाशन से छपा था और इसका शीर्षक प्रकाशक ने दिया था। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये क्यों? तो उसने कहा कि इस शीर्षक से मुझे पुस्तक बेचने में आसानी रहेगी। तो मैंने पहली बार महसूस किया कि प्रकाशक को भी शीर्षक से कितना लगाव होता है। उसे मालूम है कि ये शीर्षक वो किस तरह से बेचेगा। ये मेरी वो पुस्तक है, सपने मरते नहीं। और इसमें 12 कहानियां शामिल हैं। खिड़की, जमीन भुरभुरी क्यों है, मैं ये शीर्षक देना चाहता था किताब को। कुछ आखिरी दिन, एक पारदर्शी चेहरा, प्यार क्या यही है, मर्द अभी जिंदा है, क्या मुझ में कोई कमी है, सीली आंखों में भविष्य, एक छोटी कहानी, गंदगी का बक्सा, हाथ से फिसलती जमीन और अंतिम कहानी शीर्षक कहानी है सपने मरती नहीं। ये मैंने अपनी माँ और बहनों को समर्पित की थी पुस्तक। तो मित्रों, आमतौर पे ये बहस काफी छिड़ी रहती है कि जब तक भोगा हुआ यथार्थ नहीं होगा तब तक हम रचना को पुख्ता नहीं बना सकते। मेरा मानना, मेरी सोच इससे थोड़ी अलग है। मेरा कहना है कि अगर लेखक में संवेदना महसूस करने की शक्ति है, लेखक संवेदनशील है, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ सकता है, तो कोई जरूरी नहीं कि उसे वो अनुभव खुद हो। हम एक्सटेंडेड अनुभव भी करते हैं। जब लेखक अपने पात्र का दर्द महसूस करता है, वो पात्र इंसान भी हो सकता है, वो पात्र पक्षी भी हो सकता है, वो पात्र जानवर भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि स्त्री का दर्द केवल स्त्री महसूस कर सकती है। हमें, अगर हम शेक्सपियर के 35-36 नाटक देखते हैं, तो क्या वो ओथेलो था शेक्सपियर, या मैकबेथ था, या हेमलेट था, या किंग लियर था, या किंग रिचर्ड द सेकंड था, या हेनरी द फोर्थ था, या फॉल्स्टाफ था, या एंटोनियो था, या शाइलॉक था? महान लेखक वही होगा जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द बना के अपनी कल्पना शक्ति के हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत कर सके। तो मेरी इस कहानी सपने मरते नहीं के केंद्र में जो महिला है, वो डिलीवरी के लिए जाती है और उसको एक मृत बच्चा पैदा होता है। उसके बाद उसका पति और वो मिलकर किस तरह से अपनी जिंदगी को वापस पटरी पे लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पृष्ठभूमि लंदन की है तो थोड़ी सोच फर्क भी हो सकती है, प्रस्तुति भी थोड़ी फर्क हो सकती है। तो मैं अब आपके सामने पेश करने वाला हूं कहानी
थोड़ी लंबी है, 5000 शब्दों की है कहानी। सपने मरते नहीं। डिलीवरी की दर्द सहते हुए भी इला बस एक आवाज सुनना चाहती है, अपने पहले बच्चे के रोने की आवाज। लगभग अर्धमूर्छित इला ने ध्यान लगाकर सुनने का प्रयास भी किया। उसकी चेतना उसका साथ छोड़ती महसूस हो रही थी। कमरे में रोशनी थी, मगर उसके लिए बस अंधेरा ही अंधेरा था। आवाज हलक से बाहर नहीं आ पा रही थी। पहले से जानती थी कि पुत्र होने वाला है। इस समय इला के मन में बस एक ही कामना थी कि वो अपने पुत्र के रोने की आवाज सुन सके। अपनी पहली संतान की आवाज सुनने की चाह कैसी हो सकती है। उसके हाथ का दबाव नीलेश के हाथ पर ढीला होता जा रहा है। प्रसव की पीड़ा के समय उसने नीलेश के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। उसके नाखून लगभग नीलेश की हथेली के पिछले भाग में धंस गए थे। नीलेश अपनी इला के दर्द को समझ रहा था। इंतजार उससे भी वही था जो कि इला को था। इला का दिल बैठा जा रहा था। उसका बच्चा रो क्यों नहीं रहा? उसकी आवाज क्यों उसका साथ नहीं दे रही? वो उठकर पूछ क्यों नहीं पा रही? अचानक कुछ आवाजें उस पर जैसे आक्रमण कर देती है। बच्चे की पीठ के नीचे पहले आहिस्ता से, फिर जोर से हथेली टकराने की आवाज उसे सुनाई देती है। डॉक्टर, बच्चा रो नहीं रहा। आवाज नर्स की है। डॉक्टर की बेचैनी की आवाज बिना कोई आवाज के उसके दिल पर प्रहार कर रही है। प्रसव वेदना और आवाज सुन पाने की बेचैनी उसे बेहोशी की गोद में पहुंचा देते हैं। तय हो गया कि उसकी पहली संतान अपने समय से 1 सप्ताह पहले ही पैदा हो गई और संतान एक स्टिल बॉर्न बेटा थी, यानी कि मृत पुत्र। इला ने जो सपने अपने पति के लिए देखे थे, अपने परिवार और मां बाप के लिए देखे थे, वो सब अचानक स्थिर हो गए थे। नीलेश नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी मृत बच्चे का शव देखे। उसके दिमाग पर सारी उम्र के लिए एक मृत तस्वीर चिपक जाए। किंतु इला ये कैसे सह पाती? मैंने 9 महीने उसे पेट में रखा है नीलेश। दिन में जागते हुए भी उसके सपने देखे। कमरे में हमेशा संगीत चलाए रखती थी कि जिससे उसकी आवाज भी मधुर हो जाए, उसमें संगीत की समझ पैदा हो जाए। उसके लिए एक एक ड्रेस, प्रेम, मोजे, स्वेटर, जंपर, दूध की बोतल, बिब, नैपी खरीदने के लिए मदर केयर के कितने चक्कर लगाए मैंने। कितनी बार मैंने उसकी शक्ल बनाई और उसे गोद में उठाकर प्यार किया। तो दिन भर उल्टियां की। माँ जी के सपनों को अपनी आंखों से देखा तो अरे सीने पर अपना सिर रखकर तो उसका नाम रखा था। सोचो नीलेश, तुम मेरे प्रतीक को मुझे बिना दिखाए कैसे उसका अंतिम संस्कार करने की सोच सकते हो? 18 इंच लंबा, 7 पाउंड का गोरा चिट्टा प्रतीक उसके सामने लाया गया। उसे देखकर वो पगला सी गई। उसके गोरे रंग पर भूरे बाल उसे अत्यंत खूबसूरत बना रहे थे। भगवान इतना सुंदर पुतला बनाकर उसमें जान फूंकनी कैसे भूल गए? इला के आंसू वहीं थम गए। वो एकदम एक टक प्रतीक को देखती रही। ये अन्याय नहीं तो फिर और क्या है? मगर पिछले चेकअप के समय तो डॉक्टर ने बताया था कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। फिर अचानक ये सब हो कैसे गया? इला और नीलेश अपने जीवन में खालीपन भरे वापस घर पहुंच गए। इला की सबसे प्रिय सहेली यास्मीन ने प्रतीक के लिए एक नन्हा सा बेड भेंट किया था। उसे अपने बिस्तर के साथ लगभग सटा कर रखा था इला ने। परीक्षा में पूरी तरह से अनुत्तीर्ण होने जैसी भावनाएं उसे परेशान कर रही थी। वो नीलेश के कंधे पर सिर रखकर रोना चाह रही थी। नीलेश उसे हमेशा अपना शीशम का पेड़ कहता है, इंडियन रोजवुड।
नीलेश को उसके नाजुक क्षणों में हिम्मत देने वाली इला आज स्वयं टूट गई है। टूटी हुई इला के लिए सोने और जागने में जैसे कोई अंतर ही नहीं रह गया था। मिल हिल में उसके घर के पीछे एक बड़ा सा पार्क है, हरियाली की कोई कमी नहीं। सुबह और शाम पंछियों के चहचहाने की आवाजें आती है। बुलबुल की मीठी आवाज इला के संगीत को नई ध्वनियां प्रदान करती है। गजलों की धुनें वो स्वयं बनाती है, मगर 2 दिनों से जैसे पंछी भी चहचहाना भूल गए। इला के साथ मिलकर जैसे प्रतीक का शोक बना रहे हो। नीलेश सोच रहा था कि इला को इस दुख से बाहर लाया कैसे जाए। इला स्वयं डिप्रेशन में जाने से घबरा रही थी। प्रतीक का 18 इंच का शरीर उसकी सोच को मथे जा रहा था। आंखें, नाक, कान, मुंह सभी कुछ तो था, फिर कमी कहां रह गई? समझ पाना कोई आसान काम भी तो नहीं। शीशम के पेड़ को जैसे दीमक लग गई थी। दीवार पर लगी घड़ी को देखती रहती। नीलेश की छुट्टी भी समाप्त होने वाली थी। समझ नहीं पा रहा था कि इला को इस स्थिति से उबारे तो कैसे उबारे। वो सोच से बाहर नहीं आ पा रही थी। रह रहकर एक ही बात परेशान की जा रही थी कि गलती कहां हो गई। उसने अपनी डिलीवरी से पहले 1 महीने के अपने खान पान, व्यवहार, किए गए काम और दवाइयों का पूरा जायजा लिया। शीशियां उलट पुलट कर देखी, मेडिकल जर्नल पढ़ने शुरू किए। वो हैरान रह गई कि शराब पीने वाली और ड्रग लेने वाली औरतों की भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। फिर उससे क्या कसूर हो गया? इला का खाना पीना छूटता जा रहा था। बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि उसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ। नीलेश के लिए जरूरी था कि इला को डॉक्टर के पास ले जाया जाए। रोजमर्रा के काम उसे याद नहीं रखने देते कि इला को डॉक्टर के पास ले जाना है। उधर इला बार बार भूल जाती थी कि उसे कब क्या काम करना है। ब्रिटेन में सभी काम स्वयं करने पड़ते हैं ना। मध्यवर्गीय घरों में नौकर रखना संभव नहीं हो पाता। नौकर जितनी पगार मांगता है उतने पैसे तो महीने मुश्किल से घर में आते हैं। पूरा घर जैसे स्टोर सा बनता जा रहा था। नीलेश की सहन शक्ति जवाब देती जा रही थी। इला की मित्र सुधा पूरा प्रयास कर रही थी कि हालात काबू में आ जाए। उनकी पड़ोसन क्रिस्टी का भी उनके घर आने जाना था। वो इला को देखते ही समझ गई, नीलेश, तुम्हारी पत्नी में एंजाइटी भरती जा रही है। वो बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। इससे पहले कि हालात बिगड़े तुम अपनी पत्नी की काउंसलिंग करवाओ। देखो क्रिस्टी, मुझे दरअसल डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी सभी चीजें नाटक लगती। ये बस अटेंशन पाने की एक भोंडी कोशिश से ज्यादा और कुछ भी नहीं होता। मुझे काउंसलिंग में कोई विश्वास ही नहीं है। सब बकवास है और ढकोसला है। नीलेश ने अपने मन की बात क्रिस्टी तक पहुंचा दी। मगर क्रिस्टी इतनी जल्दी से हार मानने वाली थी नहीं। नीलेश, मैं इन हालात से गुजर चुकी हूं। जब मेरे पिता की मौत हो गई थी तो मुझे 1 साल भर लग गया था डिप्रेशन से बाहर आने में। इला के साथ तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। उसके सभी सपने धराशायी होकर धरती पर आ गिरे हैं। आप अपनी पत्नी के साथ इतने निर्दयी नहीं हो सकते। और फिर आप अपने जीपी के पास तो लेके जाइए, उसमें क्या हर्ज है। इला के जीपी से यानी कि जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर से संपर्क किया। यह भी अच्छा था कि इला की निजी जीपी स्वयं एक गुजराती है, डॉक्टर प्रियंवदा पटेल। उसने इला से बहुत प्यार से बातें की, किंतु इला बस रोए जा रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में सुबकने लगती। नीलेश, आपको काउंसलिंग तो करवानी ही पड़ेगी। डॉक्टर पटेल ने अपना निर्णय सुना दिया। डॉक्टर, भला काउंसलर कर क्या लेगा? बस बातें ही तो करेगा ना। भला मेरी बीवी को मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है? भला काउंसलर उसे ऐसा क्या समझा सकता है जिसकी कोशिश मैं नहीं कर सकता? देखिए नीलेश, आप भगवान को मानते हैं, मंदिर भी जाते हैं। क्या आप मंदिर में पुजारी का काम कर सकते हैं? या फिर चाहें तो जो रोटियां आप रोज खाते हैं, क्या उस तरह की गोल गोल रोटियां बना सकते हैं? हर आदमी अपने काम का स्पेशलिस्ट होता है।
काउंसलर में सहन शक्ति कमाल की होती है। वो घंटों किसी की बात सुन सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने दिल की बात कह लेता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। काउंसलर का काम है कि मरीज को दिमागी सुकून दे सके और भीतरी आराम भी। हम और आप चाहे कितने भी अक्लमंद क्यों ना हो, हम मरीज को उस तरह नहीं समझा सकते जैसे कि एक काउंसलर कर सकता है। आप भी कमाल करती हैं डॉक्टर पटेल। भला कोई अंग्रेज काउंसलर एक हिंदुस्तानी औरत के दिल के दर्द को समझेगा तो कैसे समझेगा? वैसे भावनाएं तो साझी होती हैं मिस्टर नीलेश। जब चोट लगती है तो आह चाहे अंग्रेजी में निकले या फिर किसी और जबान में, दर्द दोनों में एक सा ही होता है। हमारे काउंसलर पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं। वैसे आप भाग्यशाली हैं कि हमारी सर्जरी के साथ एक एशियन लेडी काउंसलर जुड़ी है, गुजरात से ही है, मिसेज अमीन, रोहिणी अमीन। उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हमारी सर्जरी मैनेजर आज ही आपके लिए अपॉइंटमेंट पक्की करवा देगी। डॉक्टर, हमें इस काउंसलिंग के लिए पैसे देने पड़ेंगे या फिर एनएचएस इसके लिए पैसे देगी? सिस्टम कुछ इस तरह से है कि एनएचएस आपको काउंसलिंग के 6 सेशन मुफ्त दे देगा। उसके बाद भी अगर आपको ये सेशन जारी रखने की जरूरत पड़ेगी तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। नीलेश सोच में पड़ गया। वैसे उसे अभी इला को मनाना भी था। क्या इला उसकी बात मान लेगी? मुझे नहीं करवानी काउंसलिंग। अरे हासिल क्या होगा उससे? क्या मेरा प्रतीक वापस आ जाएगा? आप समझिए नीलेश, कम से कम समझने की कोशिश तो करिए। सब बातें हैं। ये काउंसलर क्या मेरा दर्द मुझसे अधिक समझ सकती है? बच्चा मेरा मरा है या उसका? इला भला कहां आसानी से तैयार होने वाली थी। नीलेश की समस्या विकट थी। एक तो उसे वैसे ही काउंसलिंग में विश्वास नहीं था, उस पर उसे ही इला को समझाना था कि काउंसलर से मिलना कितना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि वो इला के दर्द को समझ नहीं रहा था, बस इतना ही था कि वो चाहता था कि जिस तरह नवजात की मौत के साथ उसने समझौता कर लिया है, इला भी ठीक वैसा ही करे। वह इला को यह भी नहीं समझा पा रहा था कि उसका दर्द तो इला से कई गुना अधिक है। बच्चा तो दोनों का मरा है, मगर नीलेश को इस दुख के साथ साथ इला का दुख भी बर्दाश्त करना पड़ रहा था। न केवल बर्दाश्त करना था, उसे दूर करने के लिए प्रयास भी करना था, और साथ ही साथ दुखों को एक तरफ सरकाते हुए परिवार को वापस पटरी पर भी लाना था। यह सुनकर के काउंसलर कोई भारतीय मूल की महिला है, इला मान गई। मिसेस अमीन एक भली बहन है। इला सुनो, मुझे हर वो छोटी से छोटी बात बताइए जो आपने प्रेग्नेंट होने के बाद प्रतीक के बारे में सोची या की। कुछ भी छूटने ना पाए। आखिर आपका पहला बेबी होने जा रहा था ना। आपने बहुत से खूबसूरत सपने देखे होंगे। मुझे हर बात डिटेल में बताइए। इला के दिल का दर्द शब्दों की लहरों पर बह निकला। उसके आंसुओं को भी बहने का बहाना मिल गया। मिसेस अमीन का प्रयास भी यही था कि वो किसी न किसी तरह इला के भीतरी दुखों को बाहर आने में सहायता करे। मिसेस अमीन इला को जानना चाहती थी। वो उस माहौल को भी समझना चाहती थी जिसमें इला रह रही थी। इसके लिए ये कोई पहला केस नहीं था। इससे पहले भी वो ऐसे कई मरीजों की काउंसलिंग कर चुकी थी। वो इला की समस्या के बारे में बातचीत करने के लिए उसके घर चलने को भी तैयार हो गई। एजवेयर बरी रोड पर मिसेस अमीन को नीलेश और इला का घर ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं हुई। वो चाहती थी कि एक बार जाकर स्वयं देख ले कि इला किस माहौल में रहती है। आशा के विपरीत घर की हालत उतनी खराब नहीं थी जितनी उसने सोची थी। मिसेस अमीन को उम्मीद थी कि जिन हालात में इला जी रही थी उसका घर बुरी तरह से बिखरा मिलेगा। लाउंज या लिविंग रूम में काले रंग का इटालियन सोफा, बैंग एंड एलोफ्सन का म्यूजिक सिस्टम जो कि सोनी टीवी के साथ मिलकर होम थिएटर बना रहे थे। इला के बेडरूम में प्रतीक के लिए खरीदे गए सभी खिलौने, उसकी कॉट, कपड़े सब वहीं रखे थे। जो संगीत इला की डिलीवरी से पहले बजता रहता था आज भी बज रहा था।
इला जैसे हर चीज को घूरे जा रही थी। इला में पल पल में इतने बदलाव आते कि नीलेश को स्थिति समझना तक मुश्किल हो जाता है। बहस करने पर आती तो पूरे वकील की तरह तर्क देती, फिर अचानक चुप्पी साध लेती। नीलेश की तमाम आशाएं काउंसलर अमीन पर टिकी थी कि शायद वो ही कोई चमत्कार कर दे। मिसेज अमीन इला के आंखों से आंसू निकालने में तो सफल हो गई, मगर उसके भीतर के दर्द को कम नहीं कर पा रही थी। इला ने साफ साफ कह दिया था, मिसेज अमीन दुनिया की हर औरत मां बनती है, हेल्दी बच्चे पैदा करती है। मेरे भीतर ही कोई ऐसी कमी है कि मैं अपने पति को एक बेसिक सा तोहफा भी नहीं दे पाई। मैं 9 महीने तक दर्द सह सकती हूँ, सबको परेशान कर सकती हूँ, अपनी सेवा करवा सकती हूँ, मगर मुझसे जिस चीज की अपेक्षा है मैं वो नहीं कर सकती। नीलेश ने क्या नहीं किया, मेरी सासू मां ने क्या नहीं किया, मगर मैं एक पूरी तरह से असफल इंसान हूं, एक खराब मशीन हूं जो कभी सही माल पैदा नहीं कर पाएगी। मिसेज अमीन ने इला के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और सहलाने लगी। इला एक एक चीज उठाकर दिखाने लगी। मिसेज अमीन, ये बेबी बेड मेरी सहेली ने खास तौर पर गिफ्ट किया था। कैसे सोचा करती थी कि मेरा गब्दू सा प्रतीक इस पर लेटा करेगा, सोया करेगा, हंसा करेगा। ये सब जो कभी मेरी जिंदगी बन गए थे ना, आज काटने को दौड़ते हैं। लगता है प्रतीक अचानक कहीं से आएगा और इन खिलौनों से खेलने लगेगा। जानती है ये दूध की बोतल की भी बनावट कितनी खास है। जैसे ही बच्चा दूध पीना बंद करता है, इसका ऑटोमेटिक सिस्टम इसे मुंह से अलग कर देता है। बच्चा चोक नहीं होता, उसकी सांसें नॉर्मल चलती रहती। मिसेस अमीन ने अपने लंबे काउंसलिंग जीवन में एक ही बात सीखी है कि मरीज को अधिक से अधिक बोलने दिया जाए। एक काउंसलर को एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अपनी बात कहकर मरीज का दिल हल्का हो जाता है और कभी कभी उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल आती हैं जो कि काउंसलर के काम आ जाती हैं। इला भी धारा प्रवाह अपने प्रेग्नेंट होने से डिलीवरी तक की बातें बताए जा रही थी। कभी शर्माती, सकुचाती, भावनात्मक होती और फिर रोने लगती। दूसरी, तीसरी, चौथी मीटिंग में ऐसी ही बातें होती रही। मिसेस अमीन, देखिए, मैं ना तो सिगरेट पीती हूं और ना ही शराब। ड्रग्स का तो कोई मतलब ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गलती हो कहां गई। इला को जो बात स्वयं समझ नहीं आ रही थी, वो बात भला अपने काउंसलर को कैसे समझा पाती। किंतु काउंसलर अमीन अपने अनुभव से सब समझ रही थी। देखो इला, सच्चाई तो यह है कि ब्रिटेन में हर साल करीब 4000 मृत बच्चे पैदा होते हैं। उनमें से कम 25% ऐसे होते हैं जिनके मृत पैदा होने का कोई कारण पता ही नहीं चलता। उनकी माएं अपने आप को यूं ही गला नहीं देती, वो दोबारा प्रेग्नेंट होती और सेहतमंद बच्चों का जन्म देती हैं। अरे तुम भूल जाओ उस हादसे को, तुम जिंदगी को दोबारा जीना शुरू करो। याद रखो, तुम अब भी खूबसूरत और सेहतमंद बच्चों की मां बन सकती हो। दीवार कभी जवाब देती है जो इला देती। मिसेस अमीन ने नीलेश को समझाने का प्रयास किया। देखिए नीलेश, मैंने बहुत बारीकी से इला की हालत को समझने का प्रयास किया है। समस्या यह है कि इला के दिमाग में यह बैठ गया है कि उसमें कोई खराबी है। इसके नॉर्मल होने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि वो एक बार फिर से गर्भवती हो जाए, वो फिर सपने देखे। इला के लिए सपने देखना बहुत जरूरी है, रंग बिरंगे सपने। यही उसके जीवन को दोबारा स्पंदन दे सकते हैं। मगर ये सब कैसे होगा मिसेस अमीन? इला तो मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं। वो तो बस अपने कमरे में बैठी अपने प्रतीक की निशानियों को निहारती रहती है। आप लोग कुछ दिनों के लिए बाहर हो आए, लंदन से बाहर
हो सके तो दिल्ली का चक्कर लगा आइए, वहां अपनी माँ और दूसरे रिश्तेदारों से मिलेगी, इसका मन बदलेगा। यहां तो ये प्रतीक की याद से बाहर आ ही नहीं पाएगी। नीलेश की कंपनी उसे दिल्ली भेजने के लिए बार बार कह रही थी। वो बस किसी तरह अपने प्रोजेक्ट से कन्नी काट रहा था। उनके दिल्ली ऑफिस में एक वित्तीय घोटाला हुआ था और दफ्तर से उसे इस प्रोजेक्ट का मैनेजर बनाकर दिल्ली भेजने के लिए 3 सप्ताह से दबाव बन रहा था। अब उसे बहाना मिल रहा था। इला, कंपनी मुझे 6 हफ्ते के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर भेज रही है, जाना तो पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे अकेले छोड़ के चले जाएंगे? सोच की काली लकीर थोड़ी और गहरी हो गई। इला सोच रही थी कि अब नीलेश भी उससे उकता चुका है, कुछ दिन खुशी के बिताना चाहता है। उसने कल सुना भी था कि नीलेश किसी से फोन पर बात कर रहा था। क्या बताऊं जी, भरी जवानी में इस तरह की जिंदगी के बारे में कभी सोचा नहीं था। न जाने क्या उल जलूल सोचती रहती है। कभी कहती है मर जाएगी, तो कभी कहती है मैं उसे छोड़ दूंगा। लगता है मुझे पूरी तरह पागल करके छोड़ेगी। अरे नहीं इला, तुम मेरे साथ चलोगी, हम तुम्हारे मायके भी चलेंगे और तुम वहां अपने मम्मी डैडी को भी मिल लेना। एक बात बताओ, सच सच बताना, तुम मुझे मम्मी डैडी के पास छोड़कर किसी और से तो शादी नहीं कर लोगे ना? सारा दिन एक अजीब सी चुप्पी में बीत गया। नीलेश एक बात अच्छी तरह समझ चुका था कि उसके अकेले के बस की बात नहीं है कि वो इला को इस गम से बाहर निकाल पाए। शाम होते होते इला के व्यवहार में बदलाव आने लगा। नीलेश को कुछ उम्मीद बन चली थी कि इला उसकी बात मान लेगी और भारत की यात्रा पर चल देगी, मगर शाम के ढलते सूरज ने एक बार फिर इला के दिमाग में उसी वहम को जन्म दे दिया। नीलेश, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? देखो, सब यही कह रहे हैं कि प्रतीक की मौत में मेरा कोई कसूर नहीं। तुम मुझे छोड़ना मत नीलेश, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ना मत। मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी नीलेश। नीलेश के लिए वक्त जैसे थम गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर धूप है या अंधेरा। जब धूप ही अंधेरी होने लगे तो कहां कुछ सुझाई देता है। इला के सूखे हुए आंसुओं को जैसे एकाएक बहने का मौका मिल गया। अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बैठे बैठे हिचकियां बंधने लग जाती। नीलेश को बस डरी डरी आंखों से देखती रहती। एक ही विचार उसे खाया जा रहा हो कि हो ना हो नीलेश उसे त्याग देगा। नीलेश ने दिल्ली इला के मायके में फोन किया। फोन उसके पिता ने उठाया। नीलेश बेटा, मैं सोच रहा था कि इला की मां को तुम्हारे पास लंदन भेज दूं, मगर हम लोग अभी तक कोई फैसला कर नहीं पाए। बाबूजी, प्रॉब्लम तो ये हो गई है कि हर वक्त वो रोती रहती है, अनाप शनाप सोचती रहती है। बस यही रट लगी रहती है कि कहीं मैं उसे छोड़ तो नहीं दूंगा। बेटा, उसका फोन यहां भी आया था। मां के साथ रो रो कर बातें कर रही थी। मगर तुम परेशान ना होना। ऐसा क्यों नहीं करते कि उसे कुछ समय के लिए यहां ले आओ। सबके बीच रहकर उसका मन बहल जाएगा और पॉजिटिव बातें भी सोचने लगेगी। यही सोच रहा हूं बाबूजी। आप और अम्मा जी के साथ रहकर शायद वो कुछ संभल जाए। यहां तो दिक्कत ये हो रही है कि पल भर में लगता है कि बिल्कुल ठीक ठाक है और पल भर में लगता है कि कभी भी आत्महत्या कर लेगी। मैं अपने ऑफिस से दिल्ली आने वाला हूं। मुझे लगता है कि इला को भी साथ ले आऊं तो उसे आपके साथ रहने से जरूर हालात बेहतर हो सकते हैं। डिप्रेशन के बारे में नीलेश ने केवल सुन रखा था। वो हमेशा उसे अमीर लोगों के चोंचले कहा करता था। ये बला उसके अपने घर पर भी धावा बोल सकती है, ये कभी उसने सोचा नहीं था। मगर इला की हालत को तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयास कर रहा था। समझ कुछ नहीं पा रहा था कि डिप्रेशन के तर्क से कुछ लेना देना है कि नहीं। इला को यह डर खाया जा रहा था कि नीलेश उसे भारत में मां बाप के पास छोड़कर स्वयं अकेला
वापस आकर दूसरी शादी कर लेगा। नीलेश का व्यवहार उसे नकली महसूस हो रहा था। भला ये कैसे हो सकता है कि नीलेश उसके साथ इतना भला व्यवहार कर रहा है? उसके दिल में जरूर कुछ और है जो वो मुझे बता नहीं रहा। और नीलेश प्रतीक्षा करता रहा कि इला शायद भारत जाने के बारे में उससे कुछ बात करे, मगर दीवार सा ठोस सन्नाटा उसे घूरता रहा। वो प्रतीक्षा करता रहा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। निर्णय उसे ही लेना पड़ा। फैसला ले लिया, टिकट आ गए और तब टूटी इला की चुप्पी। सुनो, तुम मुझे मम्मी डैडी के पास क्यों ले जाना चाहते हो? तुम मुझे अपने दिल की बात साफ साफ बताओ ना। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि प्रतीक की मौत में मेरा कोई कसूर नहीं। तुम मुझे अपने से दूर क्यों करना चाह रहे हो? मगर मैं तो तुम्हारे साथ चल रहा हूं और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हाँ, तुम हमेशा कहती हो ना कि तुम्हें गोवा बहुत पसंद है। मैं तुम्हें गोवा भी ले जाऊंगा। मेरा ऑफिस मेरी दिक्कत को समझता है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विमान उड़ चला। रास्ते भर नीलेश के दिमाग में मिस्टर जमीन की बातें गूंज रही थी। देखिए नीलेश, इला को ऐसा माहौल चाहिए जहां छोटे बच्चे ना दिखाई दें। थोड़े बड़े बच्चे जो अपने माँ बाप का कहना माने, उनके लिए काम करें, पढ़ाई लिखाई करते दिखाई दें, मैदान में खेलते हुए दिखें। ऐसे बच्चे जो इंडिपेंडेंट होते हुए भी माँ बाप पर आश्रित हों और उनसे जुड़े हों। इला ठीक तो हो जाएगी ना जी? मैंने पहली बार किसी डिप्रेशन के मरीज को देखा है। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो कैसे गया। मुझे लगता है नीलेश जी, इसका सबसे बड़ा इलाज है कि जल्दी से जल्दी इला एक बार फिर गर्भवती हो जाए। हमें उसके सपने उसे वापस दिलाने हैं। मगर आपको ख्याल ये रखना होगा कि इस बार खिलौने पहले ना खरीदे जाएं, बच्चे का नाम पहले ना रखा जाए, सब कुछ बहुत लो की रखा जाए। क्या वो इसके लिए राजी हो जाएगी? देखिए, ये कोई कोर्ट केस तो है नहीं कि जज ने अपना निर्णय सुनाया और पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई। यहां तो आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सहनशीलता और परिपक्वता की परीक्षा है। आपको ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि इला का जी चाहे कि वो आपको प्यार करे। बाकी सब तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ऊपर वाला शायद 35,000 फुट नजदीक आ गया था कि विमान ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। विमान में इला का व्यवहार पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर की तरफ बदल रहा था। आंखों में खालीपन लिए विमान की उद्घोषणाओं को सुनती रही। अचानक नीलेश की बाह पकड़कर फुसफुसाने लगी। नीलेश, अगर विमान समुद्र में गिर गया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा इला। तुम तो कितनी बार विमान में यात्रा कर चुकी हो। भला आज तक कभी कोई हादसा पेश आया? सोच में पड़ गई इला, जैसे नीलेश ने उसे अचानक बहुत सा होमवर्क करने को कह दिया हो। सोचा, आंखों में खालीपन, अचानक बहते आंसू, शून्य में ताकते रहना, ये सब जैसे इला की पहचान बन गए हो। इस समय भी यही सब हो रहा था। सोच रहा था नीलेश, अब भी उम्मीद की कोई किरण हो सकती है क्या? इला ने भोजन भी बेदिली से किया। उसने अपने पसंद की डिश वेजिटेबल और ग्रेटन मंगाई थी। विमान में हिंदी फिल्म थी 3 इडियट्स, वही दिखाई जा रही थी। नीलेश ने टिकट बुक करवाने के साथ ही इला और अपनी पसंद का भोजन ऑर्डर कर दिया था। अपने लिए चिकन इन रेड वाइन सॉस। उसे इला के हिस्से का भोजन भी थोड़ा थोड़ा खाना पड़ा, ताकि इला उसे खाते देखकर शायद खाना शुरू कर दे। वो एक कौर मुंह तक ले जाती और फिर हाथ में लिए कांटे की ओर ताकती रहती। बार बार नीलेश को याद दिलाना पड़ता कि भोजन की ओर ध्यान दे। विमान के दिल्ली पहुंचने की घोषणा भी हो गई। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले से कहीं अधिक आधुनिक बन गया था। अब वहां कस्टम का पुराना वाला आतंक नहीं था। ग्रीन चैनल से आसानी से निकल गए दोनों। बाहर इला के माता पिता लेने आए थे। मां के गले से लिपटकर एयरपोर्ट पर ही रोने लगी इला। उनके रास्ते में खड़े हो जाने से आने वाले अन्य यात्रियों को रुकावट होने लगी थी।
नीलेश असमंजस की स्थिति में था कि कैसे अपनी बीमार पत्नी को वहां खड़े होकर रोने से रोके। उसके ससुर ने स्थिति को संभाल लिया, बेटी को मां से अलग करते हुए अपने निकट कर लिया और कार पार्क की ओर चलने लगे। नीलेश के साथ सास ससुर की बात केवल आंखों आंखों में ही हो पाई। अगली सुबह इला के बड़े भाई और भाभी भी उसे मिलने आ गए। उनके बच्चे भी साथ थे। इला और उसके बड़े भाई के बीच कई वर्षों की दूरी थी, इसलिए उनके बच्चे भी कुछ बड़े थे। बच्चे भी बुआ से मिलने को लालायित थे। फिर कुछ अपेक्षा भी रही होगी कि बुआ कोई ना कोई उपहार तो लाई होगी। नीलेश चुपके से कमरे से बाहर चला गया ताकि इला को उनके साथ समय बिताने का अवसर मिले। दोपहर के भोजन पर जब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो इला तुलनात्मक रूप से सहज लग रही थी। उसने भाई के बच्चों से बात भी की। नीलेश के नास्तिक दिमाग ने भी भगवान का शुक्र अदा किया, किंतु केवल शुक्र अदा कर देने मात्र से तो इला ठीक नहीं होने वाली थी। डिप्रेशन की गोलियां भी उसे माफिक नहीं आ रही थी। वो नींदी सी रहती थी, शून्य से बाहर नहीं आ पा रही थी। नीलेश तय नहीं कर पा रहा था कि गोवा पहले जाए या फिर कंपनी के काम से बेंगलोर से वापस आने के बाद। बाबूजी ने फिर साबित कर दिया कि अनुभव का कोई सानी नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी नौकरी पर क्यों ना लगा हो। यदि उसे जीवन का अनुभव नहीं तो अधूरा ही कहलाएगा। नीलेश बेटा, आप गोवा क्यों जाना चाहते हो? जी बाबूजी, जब इला प्रेग्नेंट थी तो कहा करती थी कि उसे गोवा जाना है। कैलेंडरों में और फिल्मों में गोवा देखकर उसका जी चाहता था कि वो भी गोवा जरूर जाए। फिर वहां मेरे दोस्त का अपना होटल है, रहने जैसी भी कोई समस्या नहीं। सोचा कि इला को एक नई जगह देखने को मिलेगी और उसका मन भी बहल जाएगा। सुनो नीलेश, इला की जो दिमागी हालत इस समय चल रही है, ऐसे में किसी नई जगह ले जाना उसे परेशान तो कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि उससे कोई लाभ होगा। तो आप क्या सोचते हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए? भाई मेरे ख्याल से तुम्हें बेंगलोर जाना चाहिए। इला को एक सप्ताह यहीं अपनी माँ के साथ बिताने दो। इस एक हफ्ते में वो उसे समझा देगी कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। इसके दिल में जो ऊल जुलूल विचार बस गए हैं उन्हें साफ करेगी। ये जाले साफ करना बहुत जरूरी है। इसके बाद तुम उसे वापस शिमला लेकर जाओ। तुम दोनों हनीमून के लिए शिमला गए थे ना, उन यादों को दोबारा जियो। इला के दिल में पुरानी यादें जब जिंदा होंगी तो उसे वापस मुस्कुराना आ जाएगा। बाबूजी, ये सब बहुत फिल्मी सा लगता है कि किसी की याददाश्त खो जाए तो उसे पुरानी बातें याद करवाई जाए ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। देखो बेटा, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा, तुम सोचो। तुम्हारी काउंसलर ने कहा कि इला को लंदन से बाहर ले जाओ, तुम उसे यहां ले आए। अब इतनी सी तो बात करनी है कि तुम उसे कहां ले जाओ। गोवा से तुम दोनों का कोई लगाव या रिश्ता है नहीं, जबकि शिमला का अर्थ तुम दोनों के लिए है रोमांस। बस वही रोमांस वापस लाना है इला के जीवन में। वैसे बेटा तुम तो समझदार हो, जो चाहो करो। नीलेश बंगलौर से एक सप्ताह में लौट आया। स्थिति का जायजा लेने का प्रयास किया। इला शांत दिखाई दे रही थी। नीलेश के ससुर ने उसका हौसला बढ़ाया। तय हो गया कि शिमला ही जाना है। ठीक पहले की तरह कालका मेल में एयर कंडीशन कूपे बुक किया। बाबूजी फ्लाइट पर जाने के विरुद्ध थे। इला पर शायद दवा का असर था। थोड़ी देर तक तो जागते रही। सब्जी मंडी, आजादपुर, बादली, नरेला और सोनीपत तक तो खिड़की के बाहर देखती रही। बाहर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस जब रेलगाड़ी स्टेशन से गुजरती तो कुछ पलों के लिए प्लेटफॉर्म दिखाई दे जाता। नींद ऐसी गहरी थी कि कालका तक सोती ही गई। कालका से छोटी लाइन की गाड़ी लेनी थी। आज भी डीजल से चलती छोटी सी गाड़ी। इला के चेहरे पर उस रेलगाड़ी को देखते ही पल भर के लिए मुस्कान आ गई। दोनों ने स्टेशन पर ही हल्का नाश्ता किया। नीलेश ने माल रोड पर स्थित क्लार्क्स होटल में ही कमरा बुक करवाया था। विवाह के बाद हनीमून मनाने इसी होटल में आए थे। वाइसरॉय लॉज के निकट बने इस होटल की पहली मंजिल पर उसने उसी कमरे को दोबारा बुक करवा रखा था। उसे उम्मीद थी कि शायद कमरे की भीतरी साज सज्जा भी वैसी ही होगी, मगर ऐसा था नहीं। शायद इस बीच कमरे के पर्दे और लिनन सब बदल दिए गए थे। अब कमरे के पर्दे और बेड कवर नारंगी रंग के थे।
कमरा उजला उजला सा लग रहा था। नीलेश ने होटल में काम करने वाले संदीप ठाकुर को खोजना शुरू किया। रिसेप्शन में काम करने वाला संदीप अब लॉबी मैनेजर बन गया था। उसकी छुट्टी थी, अगले दिन काम पर वापस आना था। कुछ भी नहीं बदला था, भोजन भी वैसा ही स्वादिष्ट था और बाहर बादल आसमान में छाए हुए थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इला, तुम्हें याद है कि जब हम पहली बार यहां आए थे तो मलाई कोफ्ता देखकर तुमने कैसे नाक भौं से कोड़ी थी, और मैंने क्या कहा था कि एक बार टेस्ट करके देखो। बंदर और अदरक वाली बात याद है? बस चुप्पी। इला जैसे कुछ याद ही नहीं करना चाह रही थी। खाना जैसे तैसे करके खत्म हुआ और होटल से बाहर चहलकदमी के लिए नीलेश इला को ले चला। कुछ ही देर में महसूस हुआ कि ठंडक है। वापस कमरे में, बिस्तर में भी वही ठंडापन। ना तो इला ने नीलेश का हाथ झटका और ना ही उसे बढ़ावा दिया, जैसे एक मृत शरीर पड़ा हो जिसे नीलेश के छूने से कोई असर ही ना हो रहा हो। इला जैसे एक मशीन बन गई थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखें शून्य में ताकते ताकते जैसे शून्य का ही हिस्सा बन गई थी। नीलेश ने वापस अपने ससुर को फोन किया। उसकी बात सुनता रहा। मन में कहीं डर भी बैठता जा रहा था कि क्या बाकी जिंदगी ऐसी औरत के साथ बितानी पड़ेगी। उसकी इला से शादी प्रेम विवाह तो नहीं थी, माँ बाप ने करवाई थी। क्या उन्हें ले जाकर वापस कर दूं कि माल ठीक नहीं निकला, रिपेयर करवा दीजिए। अपने ससुर से बनाई योजना के अनुसार चौथे दिन नीलेश इला को उन्हीं सड़कों और दुकानों पर ले जा रहा था जहां वो हनीमून के समय गए थे। शाम की सर्दी के कारण दोनों लगभग चिपक चिपक कर चलते। माल रोड, लोअर बाजार, लक्कड़ बाजार, रिज, सभी जगह दोनों जैसे 4 साल पुराना समय एक बार फिर से जी रहे थे। घोड़े पर चढ़ी इला ने नीलेश को शर्माते हुए कहा, आपने तो जैसे पूरा हनीमून दोबारा खड़ा कर दिया है। नीलेश को इला की सोच में कुछ हल्का सा बदलाव महसूस हुआ। देखो इला, हम दोनों जब जब शिमला आएंगे ना तो हर बार हमारा नया हनीमून होगा। यही होटल होगा, सब कुछ ठीक वैसे ही होगा जैसे कि पहली बार हुआ था। अभी नीलेश का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि इला जैसे घोड़े से गिरने को हुई। साथ में पैदल चलते हुए नीलेश ने उसे ठीक से वैसे ही संभाला जैसे कि 4 वर्ष पहले संभाला था। नीलेश बाबूजी के कहने पर सब कुछ किए जा रहा था, मगर भीतर से उसे सब बहुत फिल्मी लग रहा था। हैरानी इस बात की भी थी कि इला पर सकारात्मक असर होता दिखाई दे रहा था। नीलेश, तुम्हें तो जिंदगी में कभी भी चोट नहीं लगने दोगे ना? अरे तुम मुझसे अलग थोड़ा ही हो, तुम्हें चोट लगेगी तो क्या मुझे दर्द नहीं होगा? ना चाहते हुए भी नीलेश पूरी तरह से फिल्मी डायलॉग भूल गया। इला ने नीलेश की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा और उसने इला की आंखों पर हल्का सा चुंबन अंकित कर दिया। डिनर पर नीलेश ने अपने लिए वोदका और कोक मंगवाया तो इला के लिए भी वोदका और ऑरेंज जूस मंगवाया। दोनों ने आज यूरोपियन स्टाइल का चिकन खाया, साथ में उबली हुई सब्जियां। खाने के बाद क्वांत्रो का एक पेग भी लिया। क्वांत्रो में संतरे के छिलके का स्वाद इला को बहुत पसंद है। रात को दोनों जब गर्म बिस्तर में इकट्ठे सोए तो हनीमून स्वयं ही पूरा हो गया। उसके बाद के 3 दिनों तक इला पूरी तरह से एक उनींदे रोमांस की खुमारी में रही। जाहिर है कि बाबूजी की तरकीब काम कर रही थी। इला के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। उसे नीलेश द्वारा चाहे जाना अच्छा लग रहा था। नीलेश की बलिष्ठ बाहों में वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। देखो इला, दुनिया का कोई भी हादसा हमारे रिश्ते को ठेस नहीं पहुंचा सकता। सपने कभी नहीं मरते हैं। हम नए सपने देखेंगे, उन्हें पूरा करेंगे। जीवन कभी रुकेगा नहीं। वो दोनों शिमला से कालका से दिल्ली वापस पहुंच गए। नीलेश को वापस लंदन जाना था। इला अपने माता पिता के पास रुक गई। महीने भर बाद ही बाबूजी का फोन आया। बधाई हो जमाई राजा, बधाई। दोबारा से सपने देखने शुरू कर सकते हो। अरे तुम एक बार फिर बाप बनने वाले हो। और नीलेश अपनी आंखों में इला के सपने देख रहा था। तो मित्रों, ये कहानी सपने मरते नहीं आपने सुनी, इला और नीलेश की कहानी।
तो मुझे इला के मन की भावनाओं को समझने में अपनी दिवंगत पत्नी की बहुत सहायता मिली। जब वो जिंदा थी तो किसी भी औरत के बारे में लिखता था तो उससे पूछ लिया करता था कि सुनो, अगर ऐसा होगा तो कोई औरत कैसे रिएक्ट करेगी। और शायद यही मैंने अब भी किया, और हर बार मुझे जवाब मिला और मैं इला के दर्द को समझ पाया, और अपनी उस कल्पनाशीलता से मैंने इला के दर्द को इस कहानी में चित्रित करने का प्रयास किया। अब क्योंकि वो लोग लंदन से थे तो जो हालात हैं वो भी इसी शहर के दिखाने थे, और मेडिकल फैसिलिटीज भी यहाँ के दिखानी थी, और मैच्योर भी थे। तो किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को दोबारा पटरी पे डाला, ये कहानी है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुछ कहानियां इतनी अधिक लोकप्रिय हो जाती हैं कि उनके मुकाबले कुछ और कहानियां शायद दब जाती हैं। तो सपने मरते रही कि उतनी चर्चा नहीं हुई थी जितनी इसी संग्रह की जमीन भुरभुरी क्यों है और खिड़की की हुई, या इससे पहले कब्र का मुनाफा, या कोख का किराया, या कैंसर, या काला सागर, या डिबरी टाइट, या देह की कीमत, चरमराहट। मगर जिसने भी ये कहानी पढ़ी उसे ये महसूस हुआ कि कहानी में इला का दर्द और नीलेश की सोच और इला के पिता का जो जिम्मेदाराना व्यवहार और जो काउंसलर है मिसेस अमीन, उन सब ने अपना अपना किरदार सही ढंग से निभाया। तो यानी मुझे उन सब को लिखने से पहले समझने का जो मेरा प्रयास था वो सफल रहा। तो मित्रों, आपके जब टिप्पणियां पढ़ूंगा, कहानी आपको कैसी लगी तो समझ में आ जाएगा। मैं अर्पण कुमार को धन्यवाद देता हूं कि आज मौका दिया उन्होंने जनसुलभ पुस्तकालय के माध्यम से कि मैं आप लोगों से मिल के अपनी इस कहानी का पाठ करके आपको इस कहानी से जोड़ पाऊं। अभी कहानी संग्रह और भी है, शीर्षक कहानियां और भी होंगी। आप जुड़ेंगे भी, मैं सुनाऊंगा, इसी तरह मिलते रहेंगे। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं एक बार फिर श्रद्धेय सोहन राही जी को श्रद्धांजलि देते हुए आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।